गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप वर्किंग सब्जेक्ट का जो पिछले डीजीएमएस के एग्जाम में 2024 में जो आई हुई क्वेश्चन है उसकी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9308063015 93080630 नंबर नोट करिए, कांटेक्ट करिए और साथ ही जो है क्लासेस के लिए संपर्क करिए। FCUW 2024 का क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे 2024 दिसंबर में आई हुई क्वेश्चन का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है थी किस पर थी, सॉलिड ब्लास्टिंग पर। सॉलिड ब्लास्टिंग जिसमें कि पाउडर फैक्टर निकालना था और दूसरा जो है डिटोनेटर फैक्टर निकालना था। तो ये दोनों के लिए मैं क्वेश्चन जो रखा था 2024 वाला उसका हम लोग करेंगे, जो कि एक ओपन कास्ट माइन का था, ओसीएम माइन का था डिटोनेटर फैक्टर। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर दीजिए, नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते और आप देखकर उस वीडियो की 2024 क्वेश्चंस की तैयारी कर सकें, ताकि एग्जाम को नेक्स्ट ईयर में पास करके दिखाएं और सर्टिफिकेट गेन कर सकें फ्रेंड्स। तो मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जो प्रश्न कल आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिए होंगे, जिसका ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कहा गया था व्हाट इज ए पाउडर फैक्टर फ्रॉम ए ब्लास्टिंग कोल फेस। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि व्हाट इज ए पाउडर फैक्टर फ्रॉम ए ब्लास्टिंग कोल फेस इन ए टन पर केजी ऑफ साइज 4.8 into 2.0 मीटर व्हेन ए डेप्थ ऑफ होल इज 1.5 मीटर, पूल 1.3 मीटर, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.5 टन पर स्क्वायर मीटर, एक्सप्लोसिव चार्ज पर होल इज 400 ग्राम, नंबर ऑफ होल इज 15। तो इसमें मैं बताया था कि यहाँ पर डेप्थ ऑफ होल जो है 1.5 मीटर है लेकिन पूल जो है 1.3 मीटर है। तो यहाँ पर पूल को लेने की बात कही गई थी, डेप्थ ऑफ होल को नहीं लेना है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूल को लेना है। कोई फ्रेंड्स कोई स्टूडेंट कोई कमेंट्स किए थे कैंडिडेट की डेप्थ ऑफ होल को लेना है कि नहीं, तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ होल को नहीं लेना है। मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि यहाँ पर पूल को लेना है। पूल मतलब जितना कोयला भीतर फेस से गहराई में निकला है उस पूल को लेना है, इसलिए इस पूल को लीजिएगा। और इसका आंसर मैं अगर इसको छोटा करके इस जो टैग लगी हुई है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की उसको अगर हटाऊं तो देखिए आंसर ई दिया हुआ है, कहने का नाम नन ऑफ द एबव इसमें से होगी। आपको जो आंसर निकला होगा वो आंसर होगी आपका, इसमें से ABCD में से कोई आंसर नहीं होगी। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। इफ द बेंच हाइट इज 10 मीटर, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, एक्सप्लोसिव पर होल 110 kg। तो इसका आंसर आप कल कर चुके थे, 500 आई हुई थी। मैं यहाँ पर अगर इस टैग को हटा दूं तो आपको आंसर सी दिखाई देगी। और जो बना हुआ क्वेश्चन है जिसको हम लोग बात किए थे, टोटल ब्लास्ट इन टन पर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटोनेटर, जिसमें टोटल ब्लास्ट इन टन को निकालने के लिए डेप्थ लेते हैं, स्पेसिंग लेते हैं, बर्डन लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं, नंबर ऑफ डिटोनेटर जो भी यूज हुई उसको से डिवाइड करते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो 500 आती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आज के लिए रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं कल चर्चा कर चुका था, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, जिसमें कहा जा रहा है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार इज गिवन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन नंबर। कहने का मतलब हर रेगुलेशन की नंबर याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन रेगुलेशन है उनके नंबर जरूर ध्यान रखेंगे। मैं कहा था माइनिंग सरदार एक फ्रंट लाइन सुपरवाइजर होता है जिसकी रेगुलेशन नंबर अवश्य ही याद होनी चाहिए। तो ये जो आपकी रेगुलेशन 48 है जिसमें दिया हुआ है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार, तो ये 48 रेगुलेशन आप सीख पर टिक तो लगाएंगे, लेकिन आपको कुछ कॉमन रेगुलेशन ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि कुछ कॉमन रेगुलेशन आपको ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं स्लाइड स्लो के तहत इसको बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको बड़ा दिखाई दे। चलिए विनिंग एंड वर्किंग और ओवरमाइन के कैंडिडेट प्रश्न को ध्यान से रखिए, यहां तक कि ऑल माइनिंग एग्जामिनेशन में आप पूछे जाने वाले जो कैंडिडेट हैं ध्यान से पढ़िए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कह रहा है, माइन एसेस एंड
egress are inspected by competent person in which period of interval which are connected to the surface. माइन का जो इंट्रेंस होता है, जिसको एसेस मतलब प्रवेश करने वाला, एग्रेस मतलब निकलने वाला, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन से। किस पीरियड के अंतराल में उसको इंस्पेक्ट करनी है, जांच करनी है, जो सरफेस से कनेक्टेड होती है, जो कि 14 दिन से नॉट ग्रेटर देन, इसका मतलब समझना है नॉट ग्रेटर देन 14 दिन 14 डेज। ए नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया है नॉट ग्रेटर देन 7 डेज, सी में दिया है नॉट ग्रेटर देन 30 डेज, एनी ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जैसे ये कहते हैं तो आपके दिमाग में रेगुलेशन घूमनी चाहिए, कौन सी रेगुलेशन में ऐसा आप पढ़ाई किए हैं। तो जब एसेस और एग्रेस की बात करते हैं तो 71 से स्टार्ट होता है आपका रेगुलेशन, जो कि एसेस एग्रेस एंट्रेंसेस के बारे में बताई गई है। तो 75 रेगुलेशन में एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया है। तो उसमें कहा गया है, जब आप, मैं इसको छोटा कर दूं और इसको कर्सर को हटा दूं तो देखिएगा, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स, जो एग्जामिनेशन के बारे में 75 रेगुलेशन में कहा गया है कि हर 7 दिन में उसका इंस्पेक्शन कंपिटेंट पर्सन द्वारा की जाएगी। और इसी के दूसरे नंबर में मैकेनिकल आउटपुट के लिए, कहने का मतलब कि जब आदमी को लाने ले जाने के लिए जब मैन राइडर या शाफ्ट जैसे केज जैसे साधनों का, वाइंडिंग जैसे साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर इंस्पेक्शन मैकेनिकल एंट्रेंसेस की बात की जाती है। फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फोरमैन और जो फोरमैन इंचार्ज होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, फिटर होते हैं, वो जांच करते हैं। तो कुछ जो सब रेगुलेशन 1 है जिसमें कहता है एवरी शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन 71, मतलब 71 रेगुलेशन में जो प्रोवाइड की गई है माइन की एंट्रेंस, चाहे वो शाफ्ट हो, चाहे इंक्लाइन हो या एडिट हो, तो वो 71 के अंदर शैल बी एग्जामिन्ड, उसको एग्जामिन किया जाएगा वन साइड प्लेस्ड इन एवरी 7 डेज, प्रत्येक 7 दिन में एक बार उसको एग्जामिन किया जाएगा बाय एन ओवरमैन, ओवरमैन द्वारा किया जाएगा, एंड अदर कंपिटेंट पर्सन। तो ओवरमैन क्या करते हैं, रूफ साइड, फ्लोर और जो उसका इंस्टॉलमेंट होता है, उसके अंदर जो लगी गई सुरक्षा साधन होती है, उसकी जांच करते हैं। तो ये हर 7 दिन में करनी है। तो आप आंसर बी को टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द मैनहोल साइज व्हिच आर मेंटेन्ड इन हॉलेज रोडवे फॉर टेकिंग शेल्टर, हुफ रिपेयर और इंस्पेक्शन वर्क डन। कहने का मतलब कि वो मैनहोल जो हॉलेज रोडवे में मेंटेन की जाती है, उसका साइज पूछ रहा है फ्रेंड्स, मैनहोल की साइज पूछ रहा है, जिसमें शेल्टर लेते हैं जब इंस्पेक्शन या रिपेयर वर्क होती रहती है और जब उसमें से रस्से गुजरते हैं। तो मैनहोल के बारे में जब मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा यहां पर आ जाता हूं किसके ऊपर, आपका जो रेगुलेशन 92 है, रेगुलेशन 92। ऐसे रेगुलेशन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बैठने लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसकी हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ब्लैक पेन उठा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका मैन होल साइज की बात क्या है। तो जो आप हॉलेज रोडवे रहती है, वो हॉलेज रोडवे में मैन होल कैसा रहता है, ये एक हाइट में बॉक्स जैसी दिखाई देती है, जिसमें ये डेप्थ आपको दिखाई देता है। और जब आप हॉलेज रोडवे से चलते हैं तो उसमें आप जाकर के रस्सा के चोट से बचने के लिए शरण लेते हैं। तो ऐसा बॉक्स रहता है। तो इसकी हाइट, डेप्थ या विड्थ की साइज को ध्यान में रखनी है। तो इसमें हम लोगों को जो जब डेप्थ विड्थ की बात करते हैं, ये जो आपको विड्थ दिखाई दे रही है, ये विड्थ 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो हाइट है, जिसको हम लोग हाइट कह रहे हैं, 1.8 मीटर से 1.8 मीटर आप याद रख सकते हैं। आदमी की, भारतीय आदमी की, मैन पर्सन्स की हाइट कितनी होती है, 6 फीट कहते हैं। तो 6 तिया 18, 1.8 मीटर होता है। तो आदमी की हाइट के इक्विवेलेंट हाइट, या कहा जाए 6 फीट से लगभग औसत हाइट कम ही रहती है आदमी का, तो ये 6 फीट रखा जाता है। किसकी, मैन होल की, जो किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मैन होल का। तो ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। जब सॉरी विड्थ की बात करेंगे हम लोग, ये डेप्थ की बात करेंगे। डेप्थ जो है आपका क्या है, 1.2 मीटर है। ये डेप्थ 1.2 मीटर है। जब हम लोग विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ जो होती है, जिसमें चर्चा की गई है कि ये 0.75 मीटर से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होगी, नॉट लेस देन। एंड
जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो जब कम नहीं होगी तो अधिक की भी चर्चा किया हुआ है उसमें, जो कि 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो ये नॉट ग्रेटर देन का सिंबल है, ये नॉट लेस देन का सिंबल है। तो ये आपकी विड्थ की चर्चा हो गई। इसको हम लोग मैन होल कहते हैं, जो हॉलर रोडवे के इंतराल में लगी रहती है। इसकी साइज आपको पूछी गई है प्रश्न नंबर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये पिक्चर को ड्रॉ करके आप ये याद रख सकते हैं। मैं स्क्रीन स्लाइड शो के तहत इसके शब्दावली को, लिखावट को बड़ा करता हूं ताकि आपको और स्पष्ट नजर आए। तो मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं। तो ये दिख रही है, देखिए ए नंबर में 1.8 मीटर 1.2 मीटर इंटू 0.75 मीटर दिया हुआ है। बी नंबर में 1.8 मीटर 1.2 मीटर 0.9 मीटर दिया हुआ है। सी नंबर में 1.8 1.2 not greater than 0.75 meter but greater than 0.5 meter, none of the above 1.8 meter 1.2 meter 0.75 to 0.9 मीटर। तो क्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए बोर्ड में कुछ और बताया हूं, लेकिन यहाँ पर उससे मैच करता हुआ कोई नहीं है, इसलिए आंसर डी को टिक लगाइएगा। आंसर डी आप टिक लगाएंगे फ्रेंड्स, नन ऑफ दी एबव को टिक लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। In which of the following distance between runway switch and stop block which is installed in incline of haulage roadway? haulage roadway में ये भी 92 रेगुलेशन नंबर से प्रश्न पूछी गई है, जिसमें कहा गया है कि रन अवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन चलिए देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पर आता हूं, उसके फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं कि रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक कहां लगी रहती है, कैसी रहती है। ए नंबर में कहा है नॉट ग्रेटर देन 1 लूज and 10 मीटर। बी नंबर में कहा है नॉट लेस देन 1 लूज and 10 मीटर, नॉट ग्रेटर देन 1 लूज and 20 मीटर। डी नंबर में कहा है नॉट लेस देन 1 लूज and 20 मीटर। ई नंबर में कहा है ए एंड सी बोथ, मतलब ए में नॉट ग्रेटर देन 1 लूज एंड 10 मीटर कहा है, और सी नंबर में कहा है नॉट ग्रेटर देन 1 लूज एंड 20 मीटर, यानी दोनों कहा है स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच की डिस्टेंस। तो जब हम लोग बात करते हैं रनवे स्विच की, तो क्या होती है, इसको फिगर द्वारा आप ड्रॉ करके देख लीजिए। जब हम लोग फर्स्ट इंक्लाइन का जो इंट्रेंस होता है, शुरुआती जो इंट्रेंस होती है, जैसे कि ये आपकी हॉलेज रोडवे है जिस पर की आपकी ट्रैक चलती है, और ये जो है आपका इंक्लाइन है, यहां से आप जो है इंक्लाइन का ये रास्ता है, ये इंक्लाइन है। तो और ये क्या है, हॉलेज रोडवे। तो इसमें जो है हॉलेज रोडवे, ये हॉलेज रोडवे है और ये आपकी इंक्लाइन है। तो इसमें जो आप लगाते हैं तो स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं। स्टॉप ब्लॉक कहने का मतलब कि एक इस लाइन में इस टाइप का ब्लॉक होता है जो हिंज्ड होता है एक तरफ, जिसको हम आराम से खिसका करके ये इधर कर सकते हैं, जिससे लाइन ओपन हो जाएगा, और इसको जो है हम लोग ऑफ ऑन दोनों स्थिति में रख सकते हैं। इससे कुछ दूरी पर आपको एक स्विच रखनी है। स्विच कहने का मतलब कि यहां से इस लाइन को काट करके इस टाइप से बना दिया जाता है, इस टाइप से स्टेगर बना, इस टाइप से जो स्विच होती है, जैसे बोर्ड में भी आपका स्विच होता है, वैसे इस लाइन में भी स्विच जैसा बना दिया जाता है। तो ये जो स्विच आप कह रहे हैं, इस स्विच को कब ऑफ करेंगे और कब ऑन करेंगे, सिंपल सा बात है। स्विच ये मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं स्टॉप ब्लॉक। तो जब आपको टब के सेट को, लूज को, जिसको आप लूज कहते हो, वो टब के सेट को जब आपको जाना रहता है, तो इसको जो है आपको क्या करनी पड़ती है, ऑन करना पड़ता है। मतलब इसको इससे जो है सटा देना पड़ता है, तो ये सट जाती है, यहां से स्टॉप ब्लॉक हट रहती है, तो ये आराम से लूज जो है नीचे चला जाता है। तो इस स्विच को ऑन करना और ऑफ करने के लिए ट्रामर का एक गैंग होती है, एक पर्सन होता है जो लूसमैन कहलाता है, वो जो है हैंडल लगी रहती है, उस हैंडल से इसको ऑपरेट करता है इस स्विच को। तो इसको जो है हम लोग रन दौड़ता हुआ
दूर जो भागने का कोशिश करता है, जैसे टब यहाँ से रस्सा कट गया और लूस जो है भागने लगी, तो ये स्विच जब कटा हुआ रहता है तो यहीं पर डेड हो जाएगा। यहाँ पर लोग जो काम कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते वो जो है चोटग्रस्त नहीं होते हैं। तो ये स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच वायर द्वारा इंटरकपल्ड होता है और इनके बीच में ये इंटरकपल्ड बोला जाता है। ये इंटरकपल्ड होता है और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो ये डिस्टेंस एक साइंटिफिक तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक लूज, जैसे ये बाय द वे ऑन है मतलब लगा हुआ है, तब तो यहां से लूज नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही ये ऑफ हो गई मतलब यहां से हट गई, इधर आ गई, तो लूज यहां से जाएगी। बाय द वे 10 टब का एक सेट है आपका, तो 10 टब यहां से यहां तक घुस जाएगी। तो 10 टब तो घुस जाएगी, लेकिन इसमें कुछ गैप देते हैं। तो इस गैप को देने के लिए ये 1 लूज हो गया आपका, LOOSE 1 लूज तो रहेगा ही, लेकिन प्लस में जो है ये 1 लूज का बाय द वे यहां तक गैप है। तो यहां से यहां तक जो है आपको क्या करनी होगी, एक इंटरवल रेगुलेशन में दिया हुआ है कि ये 10 मीटर का आपको रखना है और स्पेस। तो 1 लूज प्लस 10 मीटर से कम गैप नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है 1 लूज प्लस 10 मीटर, उसको आप टिक लगाएंगे और आप स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी कि ये जो 1 लूज और 10 मीटर वाली जो ऑप्शन है नॉट लेस देन, और इसका ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या रेफरेंस 94 का 92 रेगुलेशन का 4 का बी, जिसको अगर मैं बढ़ा करके दिखाऊं तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ दिया हुआ है रेगुलेशन में? बी नंबर सब रेगुलेशन में, एटलीस्ट 1 रनवे स्विच विच आर अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 लेंथ ऑफ सेट और train of tubs, provided that such distance shall not exceed the length of a set or train of tubs by more than 10 meters, full stop। तो यहां पर एक सेट का ट्रेन प्लस 10 मीटर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो नॉट ग्रेटर देन 1 लूज एंड 10 मीटर। ऑप्शन ए को ही आंसर के रूप में आप टिक लगाएंगे। Provided further that where the regional inspector by an order in writing so requires the stop block and the runway switch or other effective contrivance aforesaid shall be so intercoupled that do not remain simultaneously ineffective। मतलब उस तरह से वो एक दूसरे से इंटरकपल्ड होंगे कि वो अप्रभावकारी दोनों एक साथ ना हो जाए, एक अगर खराब होता है तो दूसरा काम कर जाए। तो इस तरह से वो इनइफेक्टिव साइमल्टेनियसली नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का इंटरकपल्ड होंगे। तो ये आंसर ए को आपने टिक लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 6 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एन एवरेज मंथली आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 15,000 टन एंड हैविंग एन ओपन कास्ट वर्किंग विथ एन एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल इन एक्सेस ऑफ 50,000 cubic meter of large size, the manager shall assisted in the work of promoting safe practice in the mine by what number of safety officer who shall be person holding a first class manager certificate not restricted to the open cast mine only। तो यहां पर कह रहा है कि जो आपके बिलो ग्राउंड माइन है उसमें मंथली औसत उत्पादन 15,000 टन से ज्यादा है और ओपन कास्ट माइन उसमें शामिल है, हैविंग ओपन कास्ट माइन भी है विथ एन एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल जिसमें कि एक्सेस ऑफ 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, लार्ज साइज का है। द मैनेजर जो है मैनेजर को असिस्ट करने के लिए किसमें, सेफ प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए माइन में। तो नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर क्या होगी, शैल बी पर्सन होल्डिंग ए फर्स्ट क्लास, जो कि फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट वाले होंगे और वो नॉट रिस्ट्रिक्टेड वाले होंगे, जो ओपन कास्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं वो नहीं होने चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड वाले होने चाहिए, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड जिसको कहते हैं वो वाले होने चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर की संख्या आप खदानों में देखते होंगे अपने माइंस में कि सेफ्टी ऑफिसर जनरली एक ही रखी जाती है, लेकिन जब यहाँ पर 15,000 से अधिक हो और 50,000 से एक्सेस हो, माइन लार्ज साइज का हो
तब उस केस में इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो कि 1 से अधिक हो सकती है। तो आंसर 1 को टिक नहीं लगाइएगा, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया है, तो कितनी होनी चाहिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द मैनेजर, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीएम। तो यहाँ मैंने जो सीएम द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे उतनी संख्या में होनी चाहिए। जब आप रेगुलेशन 29 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें कही गई है इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ विच एक्सीड्स 5000 टन और इन एवरी ओपन कास्ट माइन एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल ऑफ विच एक्सीड्स 20,000 क्यूबिक मीटर। तो यहां पर जो आपको 5000 टन से अधिक अंडरग्राउंड माइन के केस में और जो 20,000 टन से अधिक ओपन कास्ट माइन के केस में अधिक उत्पन्न होती है, तो मैनेजर की सहायता के लिए, जो खान में सुरक्षा को बढ़ावा दे सके, उसकी सहायता के लिए सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी नीचे दी गई है। Provided further that whether the chief inspector is of an opinion that due to the large size of the mine, देखिए यहाँ provided that में ये बात दी गई है कि जब आपकी माइन लार्ज साइज की रहती है और चीफ इंस्पेक्टर के ओपिनियन में बड़ी साइज की है, और ड्यू टू अदर कंडीशन एग्जिस्टेंस एट ए माइन, या तो माइन में अदर कंडीशन एग्जिस्ट हो गई है जिसको सामान्य नहीं कहा जा सकता है चीफ इंस्पेक्टर के राय में, वो जो है कठिन है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेफ्टी ऑफिसर टू अटेंड टू हिज ड्यूटीज बाय हिमसेल्फ। सेफ्टी ऑफिसर उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में उतनी बड़ी साइज को संपन्न नहीं हो पा रहा है। ही मे बाय एन ऑर्डर, तो वो ऑर्डर देंगे इन राइटिंग एंड रीजन भी बताएंगे टू बी रिकॉर्डेड देयर इन require the appointment of such number of persons holding such qualification as may be specified in the order to assist the safety officer। तो सेफ्टी ऑफिसर को भी असिस्ट करने के लिए संख्या में वो ऑर्डर देंगे और उतनी संख्या में आपको और रखनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड संख्या होगी उतनी संख्या में आप सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करेंगे। मैनेजर को तो सेफ्टी ऑफिसर असिस्ट करता ही है, सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए और सेफ्टी ऑफिसर सीएम प्रिस्क्राइब करेंगे। आंसर ई को आप टिक लगाएंगे फ्रेंड्स, आंसर ई दिखाई दे रही है। तो चलिए, आपने 7वां नंबर का प्रश्न कर डाला है। मैं यहां पर आता हूं नेक्स्ट प्रश्न 8वें नंबर पे, जिसमें कि एज पर, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए ताकि प्रश्न को समझ सके। एज पर सीएमआर 2017 शेड्यूल व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर डेंजर प्लान। वाटर डेंजर प्लान का कलर क्या होगा ये पूछा जा रहा है, जो 2017 सीएमआर के शेड्यूल के अनुसार पूछी जा रही है। तो कलर ब्लू होगी, ब्लैक होगी, रेड होगी, बॉन्ड साइना होगी, नन ऑफ द एबव होगी। तो जब आप बात करते हैं 2017 रेगुलेशन की, जिसमें पीछे में डिफरेंट सिंबल दिए हुए हैं, उसी सिंबल का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो उस सिंबल में जब आप बात करते हैं तो उस सिंबल में जो भी आप प्लान बनाते हैं, चाहे सरफेस प्लान हो, अंडरग्राउंड प्लान हो, वेंटिलेशन प्लान हो, जियोलॉजिकल प्लान हो, वाटर डेंजर प्लान हो, कंबाइंड माइन प्लान हो, तो इन सभी प्लानों के लिए, बोरहोल सेक्शन प्लान हो, उसमें जो भी सिंबल प्रयोग किए जाते हैं वो सभी सिंबल शेड्यूल में दी गई सिंबल प्रयोग किए जाएंगे। वो शेड्यूल में दिए गए जो सिंबल है उसकी एक कलर आपको ध्यान में रखनी है, कैसी बनती है उसको भी ध्यान में रखनी है। लेकिन वाटर डेंजर प्लान का वहां कलर नहीं दिया हुआ है, वाटर डैम का कलर दिया हुआ है रेड कलर में। आप पलट करके देख लीजिएगा शेड्यूल में, तो रेड कलर में दिया है, लेकिन वाटर डेंजर प्लान का कलर नहीं दिया हुआ है। आपको जब आप बात करते हैं 65 टाइप ऑफ प्लान में, 65 टाइप ऑफ प्लान में जब बात करते हैं तो वहां पर वाटर डेंजर प्लान में क्या